नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। उत्तर प्रदेश में बीजेपी में संगठन में सर्जरी की तैयारी है और इसको लेकर के भूपेंद्र चौधरी दिल्ली पहुंचे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि प्रदेश कार्यकारिणी की नई सूची जारी होनी है, इसके लिए एक लिस्ट भी भेज दी गई है। बस केंद्र सरकार की मोहर लगनी अभी बाकी है और इसी के साथ साथ कई बदलाव भी होने बाकी है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि भूपेंद्र चौधरी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से लेकर अभी तक क्यों सूची नहीं बनी है, आखिरकार सूची बनने में इतनी देर क्यों लग गई। और इसी के साथ साथ इस पर भी चर्चा करेंगे कि किन किन नामों पर चर्चा चल रही है, किन किन को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है, इसको लेकर के भी चर्चा करेंगे। और इसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी की भी क्या तैयारी है आगामी चुनावों को देखते हुए, चाहे वो निकाय चुनाव हो चाहे वो 2024 के चुनाव हो, इनको देखते हुए क्या तैयारी है, इन तमाम संदर्भों में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ जो व्यूह रचना बनाई गई है हारी हुई सीटों को जीतने के लिए बीजेपी की ओर से, उसके लिए एक नई टीम की जरूरत है, कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। लेकिन अभी तक कोई भी नई टीम नहीं बन पाई है जब से भूपेंद्र चौधरी नए अध्यक्ष बने हैं। तो प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा में देरी की क्या वजह, यह सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी संगठन में बड़ी सर्जरी की क्या तैयारी चल रही है, क्या संगठन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा में देरी की आखिरकार वजह क्या है। और इसी के साथ साथ सवाल यह भी कि कुछ बड़े नेताओं को सरकार से संगठन में क्या भेजने की तैयारी है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से भी खबर है, लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल भी है। बड़े नेताओं को संगठन के लिए मनाने में देरी हो रही है, यह सूत्रों के हवाले से खबर है। और इसी के साथ साथ केंद्रीय संगठन की तरह ही राज्य इकाई में भी बड़े चेहरों को चुनाव पहले संगठन में भेजा जाएगा, ये सवाल है। 2019 चुनाव से पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बदलाव की तर्ज पर उत्तर प्रदेश संगठन में सर्जरी होगी। चर्चा करेंगे और गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे तो उन पर तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार 2024 और निकाय चुनाव को लेकर के क्या तैयारी नजर आती है बीजेपी की। लेकिन सबसे पहले जो सबसे बड़ा सवाल विपक्ष की ओर से भी उठाया जा रहा है कि आखिरकार प्रदेश कार्यकारिणी की नई सूची जारी करने में, नई टीम बनाने में आखिरकार देरी क्यों हो रही है। क्या कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा, क्या नेताओं को मनाया नहीं जा पा रहा, ये भी बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। बहरहाल बीजेपी से जो जुड़ेंगे हमारे साथ वो बेहतर इस पर जवाब दे पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि बीजेपी में जातीय समीकरणों को लेकर के भी काफी संवेदनशीलता बरती जाती है और इसको लेकर के भी तैयारी है कि प्रदेश संगठन में सभी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए, चाहे वो ब्राह्मण समाज से आता हो, दलित समाज से आता हो या फिर जाट समुदाय से आता हो। तमाम समुदायों को, तमाम जातियों को साधने की कोशिश होगी, क्योंकि 80 लोकसभा सीटों को जीतना एक बड़ी जिम्मेदारी है प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पर। और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ अनूप संडा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अनूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पवन गोयल, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनीष भी हमारे साथ लगातार बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले मनीष, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्या हलचल चल रही है लखनऊ में, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि संगठन में बड़े बदलाव हो सकते हैं, इसको लेकर के क्या जानकारी है। निश्चित तौर से देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके से तैयारी की गई थी और लगातार ये कोशिश भी हुई थी कि जो संगठन में बदलाव है वो होली के पहले उसकी लिस्ट आ जाए, पर जिस तरीके से एक जो सूची बनाई गई थी, जिन सूची में नामों को लेकर कश्मकश बराबर बनी थी, क्योंकि तमाम ऐसे पदाधिकारी हैं जो सरकार में मंत्री भी हैं, अभी मौजूदा समय की बात करूँगा, उनमें से कई ऐसे पदाधिकारी जो 2014 से लगातार 2022 तक की जो जीत है उसमें बहुत पूर्ण भूमिका निभाई है, तो उनको अभी रिलीज करने के मूड में नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष की जो नई टीम होनी है, उनको उसमें सम्मिलित करना चाहते। माना जाता कि उन नामों को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी और साथ ही साथ तमाम ऐसे मंत्री हैं जो कि सरकार में हैं, उनको संगठन में लाने की कवायद की जाती थी कि उनको सरकार संगठन में लाया जाए, क्योंकि आने वाले समय में निकाय चुनाव आपके सर पे है, उसके बाद आपका जो लोकसभा चुनाव है 80 में से 80 सीट का आपने वादा कर रखा है और तमाम आपको उसके लिए जो प्रयत्न करने और शुरुआत करनी है, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको जो अपनी टीम है उसको अपना रूप देना पड़ेगा, क्योंकि टीम आपको बनाने के बाद उसके साथ तमाम आपको बैठक करनी पड़ेगी, उसको जिम्मेदारियां देनी पड़ेगी।
बढ़ेंगी, कई नए चेहरे भी होंगे और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है इस बार की अगर आप देखेंगे तो सभी वर्गों को, सभी क्षेत्रों को साधने के साथ साथ महिलाओं को बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी दी जा सकती है। पसमानदा समाज के ऊपर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ सकती है। ओबीसी का जो लोग हैं, ओबीसी के वर्ग को बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो लिस्ट की बात कर रहे हैं, लिस्ट की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि प्रदेश स्तर से जो लिस्ट है वो भेजी जा चुकी है और केंद्र जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी अंतिम मोहर लगनी है। हमने देखा कि दो दिन से लगातार प्रवास पे हैं, दिल्ली के दौरे पे हैं भूपेंद्र चौधरी। और इस बीच ये माना जाए कि जल्दी नई सूची भी जारी हो सकती है। ठीक है मनीष, मैं लौटूंगी आपके पास। पवन गोयल जी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट बने हुए हैं। पवन गोयल जी, अगर हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता होते तो उनसे मैं सवाल करती, लेकिन इसमें पॉलिटिकल एक्सपर्ट क्या मानते हैं कि भूपेंद्र चौधरी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से नई टीम नहीं बन पाई है, इसके पीछे की वजह आपको नजर आती हैं क्या? इसके पीछे की वजह ये हो सकती है कीर्ति जी कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी सीढ़ी है प्रधानमंत्री कुर्सी के लिए। अगर भारत को जीतना है तो उत्तर प्रदेश को जीतना सबसे पहले जरूरी है। अगर उत्तर प्रदेश इनके हाथ से निकल गया तो भारत भी हाथ से निकल जाएगा। तो इसमें कोई रिस्क लेना नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी। वो ये चाहती है कि जातीय समीकरण, कोई भी स्टेट अगर आप देखेंगे और भारत के अंदर अगर चुनाव की रणनीति को देखेंगे तो जातीय समीकरण बहुत जरूरी होते हैं। अगर कोई भी जात बिरादरी आपसे नाराज हो जाती है तो वोट बैंकों में काफी नुकसान देखना पड़ता है। तो इसी वजह से मुझे तो ये लगता है कि ये जल्दबाजी नहीं करते कभी भी, और ये थोड़ा अगर समय ले रहे हैं तो इसका रिजल्ट भी इनके फेवर में आएगा। यही एक सबसे बड़ा कारण है डिले करने का, क्योंकि जातियों को तो बिठाना ही पड़ेगा। अगर हम उनको सही से, ये लोग सही से नहीं बिठाएंगे तो इन्हें नुकसान ये झेलना नहीं चाहते बिल्कुल। और अगर जरा सी भी चूक हुई तो 2024 के लिए खतरा हो सकता है। हाँ, यानी कि फूक फूक के कदम रखना चाहती है बीजेपी। अनूप जी, मैं आपके पास रुक करना चाहूंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार ये सवाल खड़े कर रही थी कि नई टीम नहीं बना पा रही है बीजेपी और कोऑर्डिनेशन नहीं है, इस वजह से नई टीम नहीं बना पा रही। लेकिन अब तो लिस्ट आने वाली है, आपकी क्या तैयारी है? मैडम कृपया एक बार सवाल दोहरा दे, मैं आज बहुत धीमी थी, मैं सुन नहीं। अनूप जी, लगातार समाजवादी पार्टी की ओर से सवाल खड़ा किया जा रहा था कि बीजेपी में नई टीम बनाने को लेकर के देरी हो रही है क्योंकि कोऑर्डिनेशन की कमी है, चेहरे डिसाइड नहीं हो पा रहे हैं, चेहरों की कमी है, इसलिए देर हो रही है। लेकिन अब तो लिस्ट आने वाली है, तो समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है? समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है चुनाव के लिए, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो। और हमारा इस बात से कोई बहुत सीधा वास्ता भी नहीं कि बीजेपी लेट कर रही है या क्यों कर रही है, क्योंकि बीजेपी के बारे में हमारा मानना है कोई भी काम वो कारण नहीं करती। बीजेपी एक राजनीतिक दल से ज्यादा एक चुनाव लड़ने वाली मशीनरी है। हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव में जाना चाहती है। हम चाहते हैं कि जो लोकसभा के और नगर निकाय के चुनाव हो, सरकार की असफलताओं के बारे में चर्चा हो, बेरोजगारी के बारे में चर्चा हो, जो देश में महंगाई बढ़ रही है उसके बारे में चर्चा हो, देश की घटती हुई विकास दर के बारे में चर्चा हो। लेकिन हमको इस बात से सबसे ज्यादा परेशानी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव आते आते सिर्फ एक मुद्दा होता है। वो मुद्दा होता है समाज में नफरत की भाषा बोल करके, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके जनता के वोटों को ठगने का प्रयास। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो उसकी सोच, वो भले ही सबका साथ सबका विकास की बात करे, लेकिन जो मूल सोच है। अनूप जी, यही तो मेरा सवाल था कि इस सोच के साथ साथ वो इस पर भी आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे संगठन को इकट्ठा करना है, कैसे संगठन को मजबूत करना है। इसलिए मैंने पूछा कि आपकी तैयारी क्या है। बहरहाल मैं लौटूंगी आपके पास। मनीष, क्योंकि लगातार ये माना जाता है बीजेपी में सिद्धांत है कि एक व्यक्ति एक पद, और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सरकार में भी ऐसे कई मंत्री हैं जिनके पास संगठन की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, चाहे उसमें जीपीएस राठौड़ हो, अरविंद शर्मा हो, ये तमाम प्रमुख नाम है। तो क्या ये माना जाए कि जो नई लिस्ट आएगी उसमें कई चेहरों में बदलाव देखे जा सकते हैं, कई एड ऑन हो सकते हैं, या फिर इनका भी पद जा सकता है? निश्चित तौर से देखिए, आपको बता दूं कि 5 ऐसे प्रमुख चेहरे हैं जो इस समय सरकार में मंत्री हैं और प्रदेश में पदाधिकारी भी हैं। उन्हीं में से 2 नामों पर चर्चा है कि उनमें से 2 नाम को रिलीज नहीं करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 2014 के जब से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ बनाई है उसके बाद से लगातार आप देखेंगे तो उन दोनों चेहरों की बड़ी भूमिका रही है उत्तर प्रदेश चुनाव कमेटी में। उन चुनाव समिति की जो बनती थी उसमें कहीं ना कहीं उनका प्रमुख रोल रहता था और संगठन के पदाधिकारी के तौर पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत मानी जाती है चुनाव प्रबंधन में। तो उनको लेके वो रिलीज नहीं करना चाहते हैं और साथ ही साथ तमाम 2-4 नाम ऐसे हैं जो सरकार
लगातार में है, उनको संगठन मिलाने की कवायद की जा रही है। तमाम ऐसे चेहरे हैं जो प्रदेश के पदाधिकारियों में जो उनका नाम नहीं चला था, उनको प्रमोट किया जा सकता है, उनको संगठन में ऊंचे पद पर लाया जा सकता है, उनको अहम जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। तो इनमें तमाम लोगों के ऐसे नाम थे और जिनकी फाइनलाइज की गए थे। उत्तर प्रदेश की जो कमेटी, जो प्रदेश की जो समिति है, उसने पूरे नाम फाइनल करके भेज दिए थे उत्तर प्रदेश से केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व के पास। माना जाता था कि उसमें होली के पहले ही वहां पे टिक लग जाएगा। 180 से ज्यादा दिन हो चुके हैं बतौर प्रदेश अध्यक्ष को ज्वाइन किए हुए भूपेंद्र चौधरी को। उसके बाद आपको बता दूं कि जिस तरीके से अभी भी अगर आप उनके कार्यकाल की चर्चा करेंगे, जिस तरह से विपक्ष लगातार उनके ऊपर हमलावर रहता है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर रहता है, कि अगर वो चाहें तो अभी भी इसको जून तक 2023 का जो जून है वहां तक इसी कार्यकारिणी के साथ जा सकते हैं। उनकी जो टर्म था, क्योंकि वो मिड टर्म था, वो जून में जाके पूरा होगा आपका, तो उसमें कहीं ना कहीं इतनी जल्दबाजी उनको दिखाने की जरूरत नहीं है। पर क्योंकि निकाय चुनाव आने वाला है और आप लोकसभा चुनाव की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरा माहौल है और जिस तरह से आपको नई टीम की जरूरत होती है, क्योंकि किसी भी चुनाव में जाने के पहले आपको अपनी नई टीम में, अपने संगठन में अगर बदलाव होता है, चुनावों से ठीक पहले नई टीम क्या करके दिखा पाएगी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा पवन जी, क्योंकि लगातार इस कॉन्टेक्स्ट पर भी चर्चा हो रही है कि जो भी सरकार में मंत्री है, कई मंत्रियों को भी संगठन में लाने की चर्चा है। ऐसी खूब चर्चा हो रही है, सूत्रों के हवाले से खबर भी हमें मिल पा रही है। लेकिन यहां पर यह कहा जा रहा है, समाजवादी पार्टी की ओर से भी पहले आरोप लगाया गया था कि अंतर कलह की वजह से कहीं ना कहीं, क्योंकि मना नहीं पा रहे हैं उन मंत्रियों को संगठन में आने के लिए, यह भी एक बड़ी वजह मानी गई नई टीम बनाने में देरी में। कीर्ति जी, अगर आप थोड़ा पास में जाएंगे, गुजरात के ऊपर से चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे, वो अपनी कार्यशैली में हमेशा 2 साल में मंत्रियों को चेंज कर दिया करते थे। और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देखेंगे, पिछले 10 साल में रेलवे मिनिस्टर हो या कोई भी मिनिस्टर हो या रक्षा मंत्री हो या इनका अध्यक्ष हो, ये चेंज करते रहते हैं। ऐसा ही अगर आप दिल्ली के एमपी को देखेंगे, उत्तराखंड के सीएम देखेंगे, हिमाचल देखेंगे, त्रिपुरा देखेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की अगर आपने टेक्निक को देखा है, समझने की कोशिश की है, तो ये हमेशा फेरबदल करते रहते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये रहता है कि जब नया आदमी आता है, उस कुर्सी पर बैठता है, तो वो ज्यादा रिजल्ट देने की कोशिश करता है। तो ये स्ट्रेटेजी है, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करती है और विपक्ष इसके जाल में फंस जाता है। वो उसको नेगेटिव में लेता है, जबकि ये पार्टी के लिए पॉजिटिव काम करती है। ठीक है अनूप जी, कहीं आप इस ट्रैप में फंस तो नहीं रहे कि बीजेपी अपनी टीम का खुलासा जल्दी नहीं करती और फिर समाजवादी पार्टी या फिर अन्य विपक्षी पार्टियां आरोप लगाने लगती है कि देखिए टीम में देरी हो रही है, चेहरे नहीं है, अंतर कलह है, कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पा रहा, तो उसका खामियाजा फिर से विपक्ष को भुगतना पड़ता है। कहीं आप इस ट्रैप में तो नहीं फंस रहे? हम किसी ट्रैप में नहीं हैं। हम तो सीधे जनता के हित की बात करने वाले लोग हैं और सीधे तौर पे हमारा अपनी रणनीति है। हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर तक फैले हुए हैं और जनता के मन में जो इस सरकार की असफलताएं हैं, इस सरकार की जो तानाशाही है, इस सरकार की इन असफलताओं के बीच, क्योंकि विपक्ष को लगता है कई असफलताएं हैं और वो सफलताएं जनता के सामने लाना भी जरूरी है, यही आपका कर्तव्य। इन असफलताओं के बीच मेरा सवाल आपसे ये भी है कि मुख्य विपक्षी दल होने के नाते समाजवादी पार्टी क्या सोचती है कि क्या बीजेपी का संगठन मजबूत है? देखिए, मैंने पहले आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल से ज्यादा चुनाव लड़ने वाली एक मशीनरी है और संगठन का जहां तक सवाल है, अगर संगठन मजबूत होता, चीजें निर्धारित होती, तो इतना लंबा समय लगना नहीं चाहिए था। अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक पवन जी कह रहे थे कि बीजेपी बदलती रहती है। उत्तर प्रदेश में कोई बदलाव नहीं हुआ है, मध्य प्रदेश में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो ये चीजें, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही अपनी वाणी से बोलती हो कि हम सबका साथ सबका विकास वाले लोग हैं, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों का वोट अपनी तरफ खींचने के लिए वो प्रत्येक उस काम को करने का प्रयास करते हैं जिस काम से उनको वोट का लाभ हो। अगर उनको नफरत भी फैलानी पड़े तो उससे भी उनको ऐतराज नहीं है। अभी पिछले दिनों ठीक है, अनूप जी, बड़ा आरोप है। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर होते तो वो शायद इस बात पर रिस्पॉन्ड कर पाते, लेकिन मनीष क्या लगता है? मनीष, मैं अपने संवाददाता का रुख करना चाहूंगी। मनीष, क्या लगता है कि क्या सोशल इंजीनियरिंग सिर्फ बीजेपी में दिखाई देती है और किसी पार्टी में इसका इस्तेमाल नहीं होता? देखिए,
होती सब में है। कहने की बात होती है कि आप स्ट्रेटजी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, सभी वर्गों पे काम होते हैं, सभी लोग अपने बूथ स्तर को कहीं ना कहीं एक मजबूत करने का काम करते हैं। और जहां तक रहते हैं सोशल इंजीनियरिंग बिना आप किसी चुनाव प्रबंधन में जा ही सकते हैं। अब आपके पास कोई सोशल इंजीनियरिंग नहीं रहेगी, आपके पास कोई मैनेजमेंट नहीं रहेगा, आपके पास कोई टीम नहीं रहेगी, तो आप कैसे चुनाव में जाएंगे। और अनूप भाई हैं, अनूप भाई खुद अपने आप से कह रहे हैं कि उनकी एक चुनाव प्रबंधन की एक टीम रहती है, तो उनकी स्ट्रेटजी है। आप देखेंगे अगर एक चुनाव खत्म होता है तो दूसरे चुनाव में उस सेम डे से लग जाती है भारतीय जनता पार्टी, उसमें कहीं डिले नहीं करती है। चाहे वो बदलाव की बात करेंगे, चाहे हमारे जो गेस्ट है पवन जी, उन्होंने भी बात की कि बदलाव में जरूर यकीन रखती है और रिजल्ट भी उनको मिलते हैं। तो जहां उनको बदलाव की जरूरत होती है भारतीय जनता पार्टी को, वहां पर अपना बदलाव करते हैं। लगातार आपको बता दूं कि संगठन को लेके जितने भी उनकी जरूरी निर्देश होते हैं वो पूरे किए जाते हैं। और एक प्रक्रिया होती है भारतीय जनता पार्टी की, अगर आप देखेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हम लोग देखते हुए नजर आ रहे हैं, कवर करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इनके जो अगर चयन प्रक्रिया भी होती है तो नीचे से लेके ऊपर तक जाती है। और प्रदेश स्तर का अगर कोई चयन प्रक्रिया होगी तो पूरी लिस्ट यहाँ तैयार होगी, पर उसमें अंतिम मोहर जो लगती है वो शीर्ष नेतृत्व से लगती है, दिल्ली से लगती है। तो ये जरूरी है कि आप जिस तरीके से प्रबंधन करते हैं, आप जिस तरह मैनेजमेंट करते हैं, उस चीज में लेंगे तो कहीं ना कहीं वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है कि आपके पास कोई टीम पहले सेट नहीं होती, आपको नए लोगों को जमा करना होता है, नए लोग को एंट्री करके सभी वर्ग को, सभी क्षेत्रों को, सभी वर्ग को एक साथ लाके साथ खड़ा करते हैं। और शायद यही प्रबंधन और विपक्षी दलों से अलग करता है और भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलता हुआ नजर आता रहता है। जी ठीक ठीक। मनीष, लौटूंगी आपके पास। पवन जी, क्योंकि अनूप जी ने कहा कि बीजेपी मात्र एक चुनावी संगठन है, वो एक राजनीतिक पार्टी नहीं जहां पर जनहित के बारे में नहीं सोचा जाता, वहां सिर्फ चुनावों को, वोटों को किस प्रकार से खींचा जाए इस पर मंथन किया जाता है। तो क्या ऐसे लगता है कि सिर्फ बीजेपी ही चुनावी रणनीतियों में जुटी रहती है कि चुनावी रणनीति किस प्रकार से बनाई जाए, बाकी जो पार्टियां हैं वो बिना चुनावी रणनीति के चलती हैं? ये बचकाना जवाब है और ये बचकाना सवाल है इनका, प्रवक्ता सपा का। आप एक बात देखिए, अगर चुनाव मोड में नहीं रहेंगे, चुनाव ही नहीं जीतेंगे तो सरकार में कैसे आएंगे, और जब सरकार में नहीं आएंगे तो आप लोगों को सर्विसेज कैसे देंगे, और अगर आप लोगों को सर्विसेज नहीं देंगे तो आप अगेन कैसे जीतेंगे। अगर भाजपा चुनाव मोड में रहती है और उसके बाद रिजल्ट लेकर जीतती है, और चुनावी पार्टी भी है, ये भी कहा, और चुनावी पार्टी भी है। चाहे चुनावी पार्टी का काम क्या है, चुनाव लड़ना। कोई मीडिया चैनल तो चुनाव नहीं लड़ेगा, कोई इंडस्ट्री तो चुनाव लड़ेगी नहीं, कोई आर्मी, मिलिट्री, नेवी तो चुनाव लड़ेगी नहीं, चुनावी पार्टियां ही तो चुनाव लड़ेंगी। अगर आप चुनाव की तैयारी नहीं करोगे तो आप जीतोगे कैसे। कोई भी दल हो वो अपनी तैयारी करता है, लेकिन जो जीत जाता है उसके ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं। आरोप लगाने की बजाय अगर हम अपने गिरेबान में जाकर देखें हमारी कमी क्या थी और उस कमी को अगली बार के लिए सुधारें, तो वो बेहतर होगा किसी भी पार्टी के लिए, चाहे वो कोई भी स्टैंडिंग गवर्नमेंट हो, चाहे वो अगेंस्ट की पार्टी हो, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे पक्ष हो। जी कीर्ति। ठीक है। पवन जी, इसी के साथ साथ मेरे एक और सवाल का जवाब दीजिएगा कि क्या ड्रॉबैक आपको लगता है बीजेपी मौजूदा संगठन में कि यहां कमी रह गई है और इसलिए देरी हो रही है टीम बनाने में? कोई ड्रॉबैक तो आपको भी लगता होगा। पवन जी की आवाज। कारण है। ठीक ठीक, बोलिए। अगर मुझे कोई कीर्ति जी, अगर मुझे कोई ड्रॉबैक लगता तो मैं भूपेंद्र सिंह जो अब अध्यक्ष है उनसे सहमत नहीं होता। अगर आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी का गठबंधन जाट नेता जयंत चौधरी से है, और इन्होंने जानबूझ के ही भारतीय जनता पार्टी ने जाट कम्युनिटी से आने वाले भूपेंद्र सिंह को यूपी का अध्यक्ष बना दिया। तो ये लोग इनके ट्रैप को समझते नहीं है। अगर आप किसी पे आरोप लगा रहे तो आपके पास सर्टिफाइड रीजन भी होने चाहिए। उन रीजन की जगह आप उनको चैलेंज करोगे तो जाहिर सी बात है विपक्ष को नुकसान होगा। ठीक है। पवन जी, क्या आप इससे सहमत हैं? माफ कीजिएगा, अनूप जी, क्या आप इससे सहमत हैं? मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि पवन जी क्यों मेरी बातों से इतना विस्तृत हो गए कि हमारी बातों को बचकाना कहने लगे। हमने कोई आक्षेप नहीं लगाया, हमने तो सच्चाई कही है। और अगर आप कहें तो मैं उदाहरण दे सकता हूँ। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने, अनूप जी, उदाहरण का इंतजार है, उदाहरण फटाफट। हाँ, मैं बता रहा हूँ। विधानसभा चुनाव के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक भाषण दिया था और उन्होंने कहा था कि हमको समाज के 80% लोगों के वोट से मतलब है, 20% के वोट से मतलब नहीं। क्या वे चुनावी बयान नहीं था? क्या ये समाज को बांटने की रणनीति नहीं थी? अभी पिछले दिनों इन्वेस्टर समिट हुई थी और आप लोगों ने भी कई डिबेट की, आपके सम्मानित चैनल पे मुझे भी बैठने का मौका मिला था। जिस तरीके के दावे और जिस तरीके का पूरा उसका एक कहिए कि ऑरा क्रिएट किया गया,
उसको एक ऐसी इवेंट बनाया गया कि लगा अब उत्तर प्रदेश में कोई बेरोजगार नहीं अनूप जी, बचेगा। बात मेरी ये है आरोप कीर्ति जी मेरी प्रत्यारोप का बात, दौर कीर्ति जी यहाँ मेरा तक चलता है कि आप इनके इन्वेस्टर समिट पर निशाना साधते हैं, ये फिर आपके सफाई के आयोजन पर निशाना साधते हैं ना। तो इन्वेस्टर समिट तो ये दिखा रहा है कि भाई पूरी जनहित के लिए इन्वेस्टर समिट किया जा रहा है, लेकिन सफाई महोत्सव किसके लिए? ये बीजेपी आप पर निशाना साधती है। ये मेरा कोई ये मैं कोई नहीं कह रही हूँ, ये बीजेपी की बात मैं कह रही हूँ। बहरहाल मेरे पास वक्त की कमी है, अन्यथा मैं इस चर्चा को आगे लेकर के चलती। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण खबर इस बीच आ रही है, वो बताना बहुत जरूरी। संभल से बड़ी खबर, कोल्ड स्टोर का चेंबर गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। संभल और बंदायूं के बॉर्डर पर आलू से भरा कोल्ड स्टोर हुआ धराशायी। चैम्बर में दबे 24 से ज्यादा मजदूर चैम्बर में दबे हैं और मजदूरों को निकालने का काम जारी है। कई ट्रैक्टर और काफी संख्या में मजदूर दबे हुए हैं। मौके पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद है। इस्लामनगर रोड का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चैम्बर में दबे मजदूरों को निकालने का काम जारी है। कई ट्रैक्टर और काफी संख्या में मजदूर दबे हुए हैं। ये संभल में बड़ा हादसा हुआ है। इस वक्त तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मौके पर पुलिस प्रशासन के भी आला अधिकारी मौजूद है और कोल्ड स्टोर का चैम्बर गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अफरा तफरी की स्थिति वहां पर बनी हुई है। इसी के साथ साथ जो मजदूरों के परिजन हैं वो भी परेशान हो रहे हैं कि कब उनके जो परिजन हैं वो अंदर से निकाले जाएंगे। चैम्बर में दबे हुए हैं 24 से ज्यादा मजदूर। अभी हमारे पास यही आंकड़ा आ रहा है, लेकिन जब इसके बाद आंकड़ा बढ़ेगा या घटेगा वो भी हम जल्द आपको बताएंगे। लेकिन ये काफी बड़ा हादसा माना जा रहा है। कई ट्रैक्टर और काफी संख्या में मजदूर दबे हुए हैं। अफरा तफरी की स्थिति है। इसी के साथ साथ पुलिस प्रशासन की हालांकि आला अधिकारी पहुंच चुके हैं स्थिति को संभालने के लिए और जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है कि जितने मजदूर दबे हुए हैं उन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। इसी के साथ साथ ये बड़ी खबर तमाम तस्वीरों के साथ आपको दिखा रही है। अफरा तफरी की स्थिति आप देख सकते हैं। भीड़ वहां पर जमा हो गई है और सभी ये चाहते हैं कि सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। राहत बचाव का कार्य शुरू हो चुका है। चैम्बर में दबे मजदूरों को निकालने का काम जारी है और देखिए जेसीबी के माध्यम से वहां पर मलबे को हटाया जा रहा है और दबे हुए मजदूरों को निकालने की कोशिश की जा रही है। न सिर्फ मजदूर, कई ट्रैक्टर मजदूर इसमें दबे हुए हैं और अब जल्द से जल्द स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है। मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने की कोशिश जारी है। बहरहाल ये पूरा हादसा हुआ कैसे, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। चैम्बर में दबे 24 से ज्यादा मजदूर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चैम्बर में दबे मजदूरों को निकालने का काम जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे इतना बड़ा चैम्बर गिर जाता है। अंदर जो लोग मौजूद थे, जो काम कर रहे थे, वो दब जाते हैं और अब उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर है। इसी के साथ साथ जेसीबी के माध्यम से मलबे को हटाया जा रहा है। मजदूर जो अंदर दबे हुए हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना एक बड़ी जिम्मेदारी है। अफरा तफरी की स्थिति यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। काफी लोग इकट्ठा हो गए हैं। मुजम्मिल दानिश हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। मुजम्मिल दानिश, सबसे पहले बताएं अभी हालात क्या है, कितने मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पर जो कोल्ड स्टोर है उसका एक चैम्बर गिर गया था, लगातार वहाँ पर हड़कंप मचा है। फिलहाल डीएम ऐसे मौके पर है, लेकिन जिस तरह से लगातार 2 दर्जन से ज्यादा लोग वहाँ दबे हुए बताए जा रहे हैं। फिलहाल अभी लगातार कोशिश की जा रही है। अभी 4-5 मजदूर वहाँ से निकले हैं, जो ट्रैक्टर है वो भी दबे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से देखती है बहुत ही भयानक स्थिति वहाँ दिखाई दे रही है। लगातार अफरा तफरी का माहौल है। मौके पर संभल के डीएम मनीष बंसल और एसपी जगदीश पुलिस टीम लगातार कोशिश कर रही है। रेस्क्यू लगातार चल रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है कि जो लोग अंदर दबे हैं, लेकिन जिस तरह से वहाँ के जो स्वामी हैं अंकुर से बात की गई, उन्होंने बताया है कि अभी ये नहीं पता कि कितने लोग हैं, लेकिन फिलहाल करीब 2 दर्जन से लोगों का। मुजम्मिल, अभी क्या वजह निकल करके सामने आई है कि ये चैम्बर गिर गया और इतना बड़ा हादसा हो गया? अभी तक कोई भी स्थिति ये नहीं बताने को तैयार है कि क्या आखिर किस तरह से जर्जर स्थिति थी या किस तरह से कोल्ड स्टोर का जो ये गिरा है चैम्बर, क्या स्थिति किस हालात में गिरा है। लेकिन फिलहाल वहाँ पूरी तरह से फायर ब्रिगेड के अलावा पूरी प्रशासन है, चारों तरफ पब्लिक कोशिश भी कर रही है। जो वहाँ पर मजदूर दबे हुए हैं वो मजदूरों के परिजन भी मौके पर पहुंचे हैं। मैं बता दूं आपको कि जिस तरह से लगातार आलू का यहाँ पर स्टोर किया जा रहा है, उसी आलू को स्टोर को लेकर लगातार वहाँ पर कोशिश की जा रही है कि वो निकालने की थी। फिलहाल करीब 50 से 60 गाड़ियां लगातार लाइनों में लगी थी। करीब 20-25 गाड़ियां अंदर गई थी और जो मजदूर थे वो भी वहाँ पहुंच गए थे। फिलहाल वो मजदूरों को दबने की बात की, जिसमें कि वहाँ जो आलू बीनते हैं
डालते हैं उन आलुओं में जो मजदूर है वो मजदूर दबे हुए हैं, कुछ महिलाएं भी बताई जा रही है। लेकिन अभी ये स्थिति साफ नहीं है कि कितने लोग वहाँ पर दबे हैं, लेकिन फिलहाल जो अंदाजा लगाया जा रहा है वहाँ पर करीब 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर दबने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी घटना है और कहीं ना कहीं देखने की बात है कि वहाँ जो जिस तरह से जो स्वामी है उसके पुलिस भी कहीं ना कहीं वहाँ पर एक लापरवाही भी सामने नजर आ सकती है। देखिए हर पहलू को नजर देखते हुए अधिकारी कोशिश कर रहे हैं, पहले रेस्क्यू चल रहा है कि जो लोग दबे हैं उनको निकाला जाए और सही सलामत। मुजम्मिल, इसी के साथ साथ राहत बचाव की कितनी टीमें यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि ये बड़ा हादसा है और ज्यादा लोग यहाँ पर लगेंगे राहत बचाव के लिए? मैं आपको बता दूं कि लगभग कई थानों की वहाँ पुलिस पहुंची है, इसके अलावा फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। रेस्क्यू टीम के लिए अलग अलग टीमें बुलाई गई है। लगातार एसपी चंद्रशेखर और डीएम से बातचीत की जा रही है, लगातार वो भी मौके पर पहुंच गया है। एसडीएम इसके अलावा वहाँ मौके पर है, लगातार कोशिश की जा रही है, रेस्क्यू की जा रहा है कि लगातार उनको सही सलामत निकाला जाए। देखिए फिलहाल जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल आप देख रहे हैं वीडियो में, जिस तरह से लगातार लोगों का जमा है, आलू चारों तरफ बिखर चुके हैं, जो ट्रैक्टर है उसके अंदर दबे हैं और वो जो मजदूर है वो भी है। देखिए फिलहाल पूरी कोशिश की जा रही है। अभी मुजम्मिल, अभी अपडेट क्या है कि कितने लोगों को बाहर निकाला जा चुका है? जैसे जानकारी मिली है अभी 4 से 5 लोग अभी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि आगे पूरे आलू जितने भी थे जो ट्रैक्टर थे वो दब गए हैं। रात से चारों तरफ से जो आलू दबने के बाद जो चौक हो गया है, लगातार वहाँ पर जो बुलडोजर भी पहुंच गए हैं, करीब 4 बुलडोजर इस टाइम लगातार कोशिश निकालने की वहाँ पर निकाल रहे हैं। उसके अलावा पूरी पुलिस प्रशासन है, करीब 50 से 100 लोग इस टाइम लगे हुए हैं। इसके अलावा आम जनता भी वहाँ पर है, जो आसपास किसानों के और मजदूरों के परिवार है, वो लोग भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार रेस्क्यू भी किया जा रहा है। ठीक है मुजम्मिल, आप नजर बनाए रखिए, जैसे कोई बड़ी सूचना इस खबर से जुड़ी हुई आती है हम तक जरूर पहुंचाइएगा। शुक्रिया फिलहाल के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।